फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पहले आप लोग को बताया गया है कि फ्रांस में क्रांति किस प्रकार हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को बताया गया है। फ्रांसीसी क्रांति के मूल कारण आपको बता दिया गया है कि सबसे पहले फ्रांस का शासक, फ्रांस का राजा लुई 16 जिसका उम्र 20 वर्ष का था। दूसरा, वह अपने राजमहलों को रख रखाव और सजावट में बहुत अधिक पैसा व्यय करता था और इस फिजूल खर्ची को पूरा करने के लिए तृतीय स्टेटस के लोगों पर अधिक से अधिक कर लाद दिया गया था, जो कि तृतीय स्टेटस के लोग इस कर को देने में सक्षम नहीं थे। अगला कारण कि फ्रांस की जनसंख्या काफी बढ़ चुकी थी और इस बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन, जीवन जीने का मूल आवश्यकता, न्यूनतम साधन भी छीन गया था। अगला कारण कि केवल भेदभाव का नीति था। प्रथम स्टेटस के लोगों से प्रथम स्टेटस के लोग शासक वर्ग में थे। द्वितीय स्टेटस ये लोग कर वसूलने का कार्य करते थे। द्वितीय वर्ग के लोग चर्च के द्वितीय स्टेटस के लोग चर्च के लोग आते थे। ये लोग भी धार्मिक कर वसूलते थे जिसका नाम था टाई, एक प्रकार का धार्मिक कर वसूलते थे। इसके अतिरिक्त और ये सारा कर तृतीय स्टेटस को ही पूरा करना था। प्रथम और द्वितीय स्टेटस के लोग कर नहीं देते थे, कर वसूलने का कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त कुछ अप्रत्यक्ष कर भी इन लोगों से लिया जाता था, जैसे नमक पर टैक्स, तंबाकू पर टैक्स या अन्य मद पर टैक्स लाद दिया गया था। और इस बढ़ती जनसंख्या को अनाज की पूर्ति, न्यूनतम जीवन जीने के साधन लुप्त हो रहे थे। इसके कीमत पाव रोटी जो था उसका कीमत काफी बढ़ा दिया गया था। लोगों को कतार में लग लग करके, पंक्ति में लग लग करके और पाव रोटी खरीदना पड़ता था। इन सब कारणों से इसके अतिरिक्त वैसे लोग जो सरकार को अपने 3 दिन का मंथ का मजदूरी सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, उनको किसी भी चीज में मत देने का अधिकार फ्रांस में दिया जाता था। और इन सभी कारणों से फ्रांस में क्रांति हुआ था। कई लोग ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति के ये मुख्य कारण हैं।
ये फ्रांसीसी क्रांति के ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसको हम लोग याद कर लेंगे। ये पांचों याद कर लेंगे। अब आगे इस तरह से फ्रांस में क्रांति हुआ और क्रांति का परिणाम यह हुआ कि लुई 16 को फांसी दिया गया और उसके बाद फ्रांस एक संवैधानिक गणतंत्र बना। फ्रांस संवैधानिक गणतंत्र बना। संवैधानिक का अर्थ होता है नियम कानून। गणतंत्र का अर्थ होता है गण मीन्स जनता, तंत्र मीन्स नियम कानून, यानी संवैधानिक गणतंत्र। यानी अब फ्रांस में किसी भी व्यक्ति का कोई विशेष अधिकार नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति प्रधान नहीं रहेगा। देश के सभी नागरिक एक समान रहेंगे। जो संविधान नियम कानून बनाया गया है उस संविधान के अनुसार ही सारे लोगों को चलना होगा और इस संविधान के अनुसार ही देश के सभी नागरिकों को चलना होगा। अगर इसका कोई भी उल्लंघन करता है तो वह दोषी माना जाएगा, वह उसे दंडित दिया जाएगा। इस प्रकार से एक फ्रांस एक संवैधानिक गणतांत्रिक देश बना और इसी के अनुरूप अब इस गणतांत्रिक व्यवस्था में देश के सभी नागरिक जो विशेषाधिकार जिन लोगों को प्रथम और द्वितीय स्टेटस का प्राप्त था वो समाप्त हो गया और देश के सारे नागरिकों को एक समान मान लिया गया और सभी लोगों को एक प्रकार का अधिकार प्रदान किया गया। सबको आगे बढ़ने के लिए एक समान अवसर प्रदान किया गया। और इसमें तो संवैधानिक गणतंत्र में यानी संवैधानिक गणतंत्र में इसमें फ्रांस में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संवैधानिक जहाँ पर भी जिस भी देश में गणतंत्र आता है वहाँ पर अधिकारों का इस रूप में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बंटवारा कर दिया जाता है और ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और ये स्वतंत्र होते हैं। कोई किसी के ऊपर अंकुश नहीं लगा सकता है। ये गणतांत्रिक संवैधानिक गणतांत्रिक देश की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कार्यपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है। कार्यपालिका समझेंगे तो कार्यपालिका दो प्रकार का होता है।
कार्यपालिका दो प्रकार का होता है। एक अस्थायी कार्यपालिका होता है, दूसरा अस्थायी कार्यपालिका होता है। अस्थायी कार्यपालिका जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनको अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। जैसे विधायक, एमपी, ये लोग अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल मात्र 5 वर्ष का होता है और विशेष परिस्थिति में ये पहले भी पद से हट सकते हैं। तो इसलिए ये अस्थायी कार्यपालिका में। लेकिन अस्थायी कार्यपालिका में सरकारी सेवक आते हैं जिनकी एक लंबा समय तक 60-65 वर्ष की उम्र पर अपने पद पर कार्य करते रहते हैं। जैसे आपका आईएएस, आईपीएस, बीडीओ, सीओ, एसडीओ या अन्य प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं वे कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। इनका मुख्य काम सरकार के द्वारा या विधायिका के द्वारा जो नियम कानून बनाया जाता है उसको व्यवहारिक रूप से जनता के बीच लागू करवाना मुख्य कार्य होता है। तो ये है आपके कार्यपालिका। दूसरा विधायिका किसको कहा जाता है? विधायिका कहीं अलग से लोग आते नहीं हैं, कहीं अलग से इनका चुनाव नहीं होता है। ये विधायिका जो होते हैं ये जनप्रतिनिधि होते हैं। तो विधायिका के अंतर्गत आपका लोकसभा, जैसे अपने देश के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। यानी जनप्रतिनिधि, जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वे विधायिका के अंतर्गत आते हैं। यानी संसद भवन, संसद भवन के जो लोग भी मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, ये लोग विधायिका के अंतर्गत आते हैं और ये लोग जनता के हित में, जनहित में नियम कानून बनाने का कार्य करते हैं। और इनके द्वारा बनाया गया नियम कानून जो है वह कार्यपालिका के द्वारा व्यवहारिक रूप से लागू कराने का काम किया जाता है। अब पुनः यहाँ कार्यपालिका विधायिका दोनों अलग, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति विधायिका द्वारा बनाया गया कानून को नहीं मानता है, उल्लंघन करता है, तो कार्यपालिका जो है उसे पकड़ करके गिरफ्तार करके और न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करता है और न्यायपालिका उसके अनुरूप उसे दंड देने का काम करता है, सजा देने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से एक फ्रांस संवैधानिक गणतांत्रिक देश बन गया। अब वहाँ के राजा का अधिकार सीमित हो गया। राजा का अधिकार राजा केवल फ्रांस का नाम मात्र का प्रधान रह गया। अब उसके पास किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार नहीं रह गया और इस तरह से क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस एक संवैधानिक गणतांत्रिक देश बना।
पुनः 1793 से 1794 के बीच के काल को फ्रांस में आतंक राज कहा गया था। पुनः फ्रांस में महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। जैसे महिलाओं के लिए क्रांति हुई, यानी फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ केवल पुरुषों को ही अधिकार प्रदान किया गया था, महिलाओं को अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। तो इसके कारण वहाँ की महिलाएं अपना अलग अलग क्लब बनाना शुरू कर दिए, महिला क्लब, और उस क्लब में बैठक करके एक संगठन बनाना शुरू किए, और महिलाओं ने भी फ्रांस में अपना अधिकार के लिए संघर्ष करना शुरू कर दी। और इस प्रकार से महिलाओं के संघर्ष के परिणाम स्वरूप महिलाओं को काफ़ी अधिकार हक फ्रांस में प्राप्त हुआ। जैसे समानता का अधिकार, समान काम समान वेतन का अधिकार, योग्यता के अनुसार पद ग्रहण करने का अधिकार, आवाज उठाने का अधिकार, पुरुषों के समान जीवन व्यतीत करने का अधिकार, ये सारे अधिकार इसी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में महिलाओं को प्राप्त हुआ। और फ्रांसीसी क्रांति से ही अधिकार, महिलाओं के अधिकार का राज दूसरे देशों में भी फैल गया, और उसके बाद क्रमिक ढंग से धीरे धीरे अन्य जगहों पर, अन्य देशों में महिलाएं अपनी लड़ाई लड़ करके और अपना हक अधिकार प्राप्त किया। तो इस प्रकार से फ्रांस में एक क्रांति हुआ, और क्रांति के परिणाम स्वरूप हक और अधिकार की प्राप्ति हुआ। लेकिन इसके अतिरिक्त फ्रांस में एक और प्रथा परंपरा पहले से बना हुआ था। वो क्या है? दास प्रथा। दास प्रथा का अर्थ होता है गुलाम बना करके रखना, बंधक बना करके रखना, जानवर से भी बदतर उनके साथ व्यवहार किया जाता था। तो इस प्रकार, और इसके अतिरिक्त साथ ही साथ उन्हें हाथ में बेड़ी पहना करके, हाथ दाग करके, और दूसरे देशों में उन्हें ले जा करके समुद्र पार और बेच भी दिया जाता था। तो इस प्रकार से क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन 1804 में पूर्ण रूप से दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। और इस तरह से फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी नागरिकों को या फ्रांस की जनता को एक लोकतांत्रिक देश में जो अधिकार नागरिकों को प्रदान किया जाता है, वे सारे अधिकार पुरुषों और महिलाओं को एक समान रूप से प्राप्त हुआ। और इस तरह से फ्रांस एक संवैधानिक, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक देश बना, और दास प्रथा का जो प्रचलन था वह भी पूर्ण रूप से समाप्त हो गया।
तो इस तरह से जाट प्रथा का तो महिलाओं के लिए भी क्रांति हुआ और क्रांति के परिणाम स्वरूप महिलाओं को बहुत सारा अधिकार भी प्राप्त हुआ।